जय हिंद साथियों, ये सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र सीरीज 5.0 ली जा रही है उसका एक रिवीजन का वीडियो रहेगा। जो सर ने एपिसोड 2 लिया था इस सीरीज का, उसका रिवीजन है। एपिसोड 1 भी आएगा और मैं इसके भी एपिसोड लाऊंगा। अगर आप इनको देखते हैं या अगर आपकी डिमांड है यह, तो मैं इनके वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ। तो पहला एपिसोड है यह इसका, जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन ग्रह नहीं है, कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह कौन होते हैं? जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण अर्थात जो बाह्य ग्रह है ये ही क्या कहलाते हैं? जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और इनका निर्माण गैस और बर्फ से होता है। बृहस्पति और शनि का निर्माण गैस से हुआ है, बर्फ के अरुण और वरुण दोनों बर्फ से बने हुए हैं। अगर हम हमारा सौरमंडल देखें तो सन है, सन के बाद आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है, यह आपको दिखाई देगी। तो जो ये 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे जल्दी सूर्य का चक्कर लगाता है। 28 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूर्ण कर देता है। शुक्र को अगर देखेंगे तो यह सबसे गर्म ग्रह है हमारे जो सौरमंडल है उसका, और इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जो फोबोस और डिबोस दो उपग्रह किसके हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस। और गेनीमेड किसका है? तो यह बृहस्पति का है। और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गेनीमेड, और ये किसका है? बृहस्पति का है। फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह की बेल्ट स्थित है। अब कुछ वादक देखते। संतूर वादक, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। सरोद वादक है राजीव तारानाथ और अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। सरोद वादक है राजीव तारानाथ, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खान। अभी हाल ही में राजीव तारानाथ जी का निधन हुआ है। वीणा वादक की अगर बात करें तो एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट ये वीणा वादक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। और 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, इसमें त्रिपुरी संकट उत्पन्न हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को अध्यक्षता में हराया था और महात्मा गांधी के विरोध के बाद इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि हिटलर के द्वारा दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को। सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? तो यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये नारे किसने दिए थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए नारे। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। और गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि ज्योतिबा फुले की है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हैं? तो यह महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर देखें तो जो सिद्धांत है तड़ित चालक से संबंधित सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत, यह किसने दिया था? तो यह भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। 8वीं अनुसूची अगर देखें तो हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं वो मूल संविधान में कितनी थी? तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 8वीं अनुसूची में हमारी कुल 22 भाषाएं शामिल है। 15वीं भाषा 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। इसके बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ जिससे 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया।
इसके बाद 91 51वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। इसके तहत 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली, ऐसे वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। और 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह किसके लिए हुआ था, तो इसके तहत जो शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनके लिए एजुकेशन को उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसके तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन इसके अंतर्गत दिया गया, अर्थात जो मौलिक अधिकार को दिया गया जो प्राथमिक शिक्षा है उसे। हार्मोन्स की तरह कौन सा विटामिन कार्य करता है, तो विटामिन डी हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। सनशाइन भी कहा जाता है इसे। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है और जो ओस्टियोमलोसिस है, यह जो वयस्क लोग होते हैं उनमें ओस्टियोमलोसिस होता है विटामिन डी की कमी से। और हार्मोन्स की तरह काम करने वाला विटामिन भी विटामिन डी है। विटामिन के इसे फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक कहा जाता है। और स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, स्कर्विक विटामिन सी की। जो मसूड़ों से खून आना वगैरह जो प्रॉब्लम होती है वह इसकी कमी से होती है। विटामिन ए को रेटिनोल कहा जाता है। कौन से विटामिन ए जो वसा में जो जल में घुलनशील होते हैं, तो बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और जीरोप्थेल्मिया अर्थात आंखों का पानी सूख जाना, तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया ये दोनों रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। और संक्रमण रोधी विटामिन भी किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को ही संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन सी यह दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और डेली यूज में आने वाला विटामिन भी कौन सा है, तो विटामिन सी डेली यूज में आने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अब हम पुस्तकें देख लेते हैं, कौन सी पुस्तक किसकी है। विंग्स ऑफ फायर यह APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर। वन लाइफ इन नॉट इनफ, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ यह नटवर सिंह जी की पुस्तक है और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह नेल्सन मंडेला जी की पुस्तक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह नेल्सन मंडेला जी की पुस्तक है। और ये ऐसे व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, विदेशी व्यक्ति होते हुए भी। और इनके अलावा एक और कौन व्यक्ति है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, विदेशी होते हुए भी। टॉम ऑफ सैंड रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड यह किसकी पुस्तक है, गीतांजलि श्री की है। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, तो डेजी रॉकवेल ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इसके लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला है गीतांजलि श्री। और अभी हाल ही में लेटेस्ट में किसे प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो जेनी अर्पनबेक को प्राप्त हुआ है जो कि जर्मनी की है। और इनके उपन्यास केरोस के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जेनी अर्पनबेक जी को। अब हम खेल देखते हैं और उसमें खिलाड़ियों की संख्या। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल और हैंडबॉल इनमें भी 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी, नेटबॉल और हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अब सीमा से संबंधित प्रश्न था यह, तो सर के द्वारा करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किन किन देशों के साथ मिलती है यह देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ मिलती है हमारी, भूटान, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। अगर नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सीमा बनाने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और जो यूटी है लद्दाख, यह भी सीमा बनाता है। तो चीन से सीमा बनाने वाले हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं हम, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में ओजोन परत के संरक्षण के लिए। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं हम? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे, जो उनकी याद में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है, जिसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में। और इसके लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आँख में कौन सा लेंस होता है प्राकृतिक रूप से? तो उत्तल लेंस पाया जाता है आँख में प्राकृतिक रूप से। जरा दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? प्रेसफायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष, इसमें दोनों लेंसों की आवश्यकता होती है, अर्थात अवतल और उत्तल लेंस दोनों इसके लिए आवश्यक होते हैं। यह वृद्धावस्था में होता है जरा दृष्टि दोष, जिसमें दूर और पास दोनों की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो अबिंदुकता उसे कहा जाता है जो ऊर्ध्वाधर लाइनें और जो क्षैतिज लाइनें होती है उनमें कोई अंतर नहीं कर पाता स्पष्ट, तो उसे अबिंदुकता कहा जाता है। और इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए। अब हम देखते हैं कि पौधे किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरित हरित लवक से यह अपने लिए ग्लूकोज भोजन बनाते, C6, H12, O6 और O2 गैस को मुक्त करते, अर्थात ऑक्सीजन मुक्त करते। तो अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसमें पौधे कौन सी गैस को निष्कासित करते हैं? तो O2 गैस को निष्कासित करते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करते और इसमें उत्पाद के रूप में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और जो O2 ऑक्सीजन है इसका उत्सर्जन करते हैं। O2 की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज तो प्रिस्टले द्वारा की गई थी ऑक्सीजन की खोज। N2 की खोज किसके द्वारा की गई थी? नाइट्रोजन की, तो रदरफोर्ड ने की थी। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन के द्वारा की गई थी ओजोन छिद्र की खोज, और डाप्सन इसकी मापने की इकाई है। ओजोन छिद्र मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है। भारत में फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने लगाया था। पीसी महालोबिस जो सेकंड पंचवर्षीय परियोजना थी हमारी, यह पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो कि भारी उद्योग पर इसमें फोकस किया गया था। 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन पीसी महालोबिस का जन्म दिवस होता है, इसलिए 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय आय समिति के हेड कौन थे? भारत में आज़ादी के बाद गठित की गई, तो पीसी महालोबिस राष्ट्रीय आय समिति के हेड थे। एडम स्मिथ इनकी पुस्तक है वेल्थ इन नेशन इनकी पुस्तक है, और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। वेल्थ इन नेशन इनकी पुस्तक है। और भारत में फर्स्ट बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में फर्स्ट बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। रोलिंग प्लान की अगर बात करें तो भारत में किस अवधि में रोलिंग प्लान लागू था? तो जो 1978 से 1979 और 1979 से 1980 इन 2 वर्षों में रोलिंग प्लान लागू होता है भारत में, और यह गुरनार मिडल के जो एशियन ड्रामा पुस्तक है इससे लिया गया था। गुरनार मिडल मॉडल पर आधारित थी जो एशियन ड्रामा पुस्तक है, इससे लिया गया था रोलिंग प्लान को। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक कार्यरत रहती है। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चलती है, जिसमें हमने भारी उद्योग को बढ़ावा दिया। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को बढ़ावा दिया था। थर्ड पंचवर्षीय योजना यह 1961 से 1966 तक चलती है। इसके बाद 1966 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध इस समय हुए थे, जिससे भारत की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण भारत में योजना अवकाश लागू हुआ,
1966-67, 1967 से 68 और 1968 से 1969 तक, इन 3 वर्षों में योजना अवकाश था। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना लागू होती है 1969 से 1974 तक। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक लागू होती है। यहाँ पर सरकार चेंज होने के बाद जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है यह 4 वर्ष में ही समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो बीजेपी समर्थित सरकार थी वह सत्ता में आई थी। और रोलिंग प्लान कब 1978 से 1979 और 1979 से 1980 तक गुरनार मिडिल मॉडल पर आधारित था रोलिंग प्लान, और एशियन ड्रामा पुस्तक में यह मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 कहता है। इसमें कौन कार्यपालिका शक्ति होगी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। जिसमें कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, यह आर्टिकल 53 कहता है। कौन कौन निर्वाचन में भाग लेगा राष्ट्रपति के, यह आर्टिकल 54 कहता है। कौन कौन भाग लेता है, तो जो निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो सभी विधानसभाएं उनके निर्वाचित एमएलए हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और 70वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधायक एमएलए उन्हें भी जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें भाग लेने की अनुमति मिली थी 70वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और संविधान के अतिक्रमण या संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और महाभियोग से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है, तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होती है महाभियोग लाने से पहले। और महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, तो या तो राज्यसभा या जो कि लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव है। अंकारा राजधानी की बात करते हैं, अंकारा यह तुर्की की राजधानी है। लीरा यहाँ की मुद्रा है। दमिश्क सीरिया की राजधानी है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। और हिजबुल्ला जो विद्रोही संगठन है या जो हिजबुल्ला संगठन है, यह समूह कहाँ पर रहता है, तो लेबनान का है। अबू धाबी यह यूएई की राजधानी है। ताज उल मासिर यह किसकी पुस्तक है, ताज उल मासिर, तो यह हसन निजामी की पुस्तक है। और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है ताज उल मासिर से। और ये पहला ग्रंथ है जो गुलाम वंश की दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध करवाता है, जो कि फारसी भाषा में लिखा हुआ है। इब्न बतूता अगर बात करें तो इसकी पुस्तक कौन सी, रहला। इब्न बतूता यह मोरक्को का एक यात्री था और रहला इसकी पुस्तक है। अमीर खुसरो इसकी पुस्तक है प्रमुख। नूह सिपीर, आशिका और तुगलकनामा। नूह सिपीर, आशिका और तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की प्रमुख पुस्तक है। इसे तूतीए हिंद या हिंद का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। और खड़ी बोली का जनक भी किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। अलबरूनी इसकी पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद यह किसकी की पुस्तक है, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। अब हम कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। कोप 1 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो 1995 में आयोजित होती है कोप 1। 1995 में कहाँ पर, बर्लिन जनवरी में। कोप 8 का आयोजन भारत में होता है 2002 में नई दिल्ली में। कोप 8 का आयोजन भारत में होता है 2002 में नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। कोप 28 का आयोजन अभी कहाँ पर हुआ है, तो यूएई में कोप 28 का आयोजन हुआ था। और कोप 29 का आयोजन नवंबर में अभी 2024 में कहाँ पर होने वाला है, तो यह अजरबैजान की अध्यक्षता में होगा कोप 29 का आयोजन। अब कुछ खिलाड़ी और उनके खेल देखते हैं। पंकज आडवाणी यह स्नूकर और बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है पंकज आडवाणी जी। पीआर श्रीजेश यह हॉकी के गोलकीपर है और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है पीआर श्रीजेश ने। शरद कमल यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे शरद कमल जी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी यह बैडमिंटन के खिलाड़ी है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी बैडमिंटन के खिलाड़ी है। मनु भाकर ये किसकी खिलाड़ी है, तो यह शूटिंग की खिलाड़ी है और अभी 2 कांस्य पदक जीत के लाई हैं ओलंपिक में मनु भाकर जी। अमन सहरावत जी जो कुश्ती में भारत के लिए क्या कांस्य पदक जीत के लाए हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक में। भारतीय हॉकी टीम किसे हराकर कांस्य पदक लाई है, तो स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम स्पेन को हराकर कांस्य पदक लाई है भारत के लिए। मनु भाकर और सरबजोत सिंह इन दोनों ने भी मिक्स इवेंट में जो
एयर राइफल है, इसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह भारत के पास कितने कांस्य पदक आए थे, तो भारत कुल 5 कांस्य पदक जीत के लाया था और एक सिल्वर पदक लाया था। और भारत की ओवरऑल कौन सी रैंक रही थी इसमें, तो 71 71वीं रैंक रही थी भारत की अभी पेरिस ओलंपिक में। और एक सिल्वर पदक कौन लाए थे, तो यह नीरज चोपड़ा जी लाए थे भाला फेंक जेवलिन थ्रो में। 2023 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है, जो खेल का सर्वोच्च अवार्ड है, तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया था। इसकी इनामी राशि कितनी है, तो वर्तमान में 25 लाख रुपए इसकी इनामी राशि है। और 1990-91 से यह दिया जा रहा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। अगर हम देखें उबेर कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, यूनेक्स कप, ये किससे संबंधित है, तो सब बैडमिंटन के कप है। यह उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, यूनेस कप, ये सब किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित कप है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति, अब कौन सी युक्ति किस ऊर्जा को फिर किस ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ये देखते हैं। बैटरी, इसका कार्य क्या होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यही कार्य इन्वर्टर का भी होता है। लाउड स्पीकर, यह इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लाउड स्पीकर। जनरेटर, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जनरेटर। मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब हम कुछ भारतीय संस्थान और उनकी स्थापना देख लेते हैं। इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष है और इनके भी आत्मकथा आई थी कौन सी, शेर जिसने चांदनी पी ली, शेर जिसने चांदनी पी ली। और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है और समीर कामत जी वर्तमान में इसके हेड है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है शिव रमन समिति की अनुशंसा पर। और के.वी. साजी वर्तमान में इसके हेड है, के.वी. साजी जी। और इसकी स्थापना कब होती है, 12 जुलाई 1982 को। आरबीआई की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 को होती है शाही या यंग हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, गवर्नर शक्तिकांत दास जी है। और 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है आरबीआई का। माँ कामाख्या का मंदिर, अब कुछ यूनेस्को में शामिल मंदिर देखते हैं, जिसमें से यूनेस्को में एक मंदिर शामिल नहीं है माँ कामाख्या का, बाकी ये 3 मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। माँ कामाख्या का मंदिर यह असम में स्थित है, जो कि एक शक्तिपीठ है और यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है असम में। और जो लचित बोरफुकन की प्रतिमा है वो भी कहाँ पर है, असम के जोरहट में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और अभी हाल ही में असम का कौन सा स्थान है जिसको 43वां यूनेस्को स्थल बनाया भारत का नवीनतम, तो जो मोइदम अहोम साम्राज्य के कब्रिस्तान है मोइदम, इसे अभी 43वां यूनेस्को स्थल बनाया गया है। और भारत में आर्द्रभूमि स्थल कितने हो चुके हैं, तो 85 आर्द्रभूमि स्थल हो चुके हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में कब सम्मेलन हुआ था, तो यह सम्मेलन होता है 2 फरवरी 1971 को हुआ था रामसर सम्मेलन। और ये आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। वृद्धेश्वर का मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है, वृद्धेश्वर का मंदिर। और चोल शासक राजराज प्रथम ने इसे बनवाया था वृद्धेश्वर के मंदिर को। काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर, जिसे रामाप्पा मंदिर भी कहा जाता है, काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर। और तेलंगाना में यह स्थित है काकतीय रुद्रेश्वर का मंदिर। और जो तेलंगाना है यहाँ पर काकतीय वंश ने ही शासन किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे प्लेग पगोड़ा भी कहा जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को। और उड़ीसा में यह स्थित है। और गंग वंश के द्वारा गंग वंश के नरसिंह वर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब कुछ पुरस्कार देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता फर्स्ट महिला कौन है, तो आशापूर्णा देवी है, जिन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह फर्स्ट महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। रीता फारिया जी फर्स्ट भारतीय महिला है मिस वर्ल्ड बनने वाली। रीता फारिया फर्स्ट भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी 1966 में। अरुंधति रॉय यह फर्स्ट भारतीय महिला है जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार जीता। अरुंधति रॉय यह
फर्स्ट भारतीय महिला है जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा देवी बर्मन अभी हाल ही में इन्हें दूसरी बार व्हिटली अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, व्हिटली गोल्ड अवार्ड को। और पूर्णिमा देवी बर्मन कहाँ से आती है, तो यह असम की रहने वाली है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो जो सर के द्वारा यह सीरीज कराई जा रही है SSC GD MTS SSC MTS के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो हमने इसके दूसरे एपिसोड का रिवीजन कर लिया है। और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो इस सीरीज़ के बारे में और भी, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।